नमस्कार। आज हम भारत के सबसे पवित्र ग्रंथ हमारे संविधान की कहानी को परत दर परत समझने की एक कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि ये दस्तावेज सिर्फ कागज का एक पुलिंदा क्यों नहीं है, बल्कि एक जीवंत राष्ट्र की धड़कन कैसे है। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संविधान आखिर होता क्या है। हम्म, ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। ये किसी भी देश का एक आईना होता है जो बताता है कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। और भारत का संविधान तो दुनिया में सबसे अनोखा है। पहला ही तथ्य यह है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जी, पर मुझे लगता है इसकी लंबाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी गहराई है। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि भारतीय होने की पहचान है। और इसे बनाने में जो समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये आंकड़ा ही इसकी गंभीरता को दिखाता है ना। बिल्कुल। ये समय इसलिए लगा क्योंकि हर एक शब्द पर, हर एक अधिकार पर हफ्तों तक बहस होती थी। तो ये उस बहस और सहमति बनाने की प्रक्रिया का सबूत है। ये लोकतंत्र की नींव है। चलिए, तो इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं ब्रिटिश काल से। 1858 में ऐसा क्या हुआ था जो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। देखिए, 1858 एक बहुत बड़ा बदलाव था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे अब भारत को नहीं चलाया जा सकता। अच्छा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के अधीन आ गया। मतलब कंपनी राज खत्म हुआ और ताज का राज शुरू हो गया। और इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट्स का एक सिलसिला शुरू हुआ। 1861, 1892 और फिर 1909। क्या इनसे भारतीयों को कोई असली शक्ति मिली? कह सकते हैं कि ये भारतीयों को शामिल करने के बहुत सीमित प्रयास थे। मतलब कुछ गैर सरकारी भारतीय सदस्यों को शामिल तो किया गया, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। कोई शक्ति नहीं जैसे? वो बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, सवाल नहीं पूछ सकते थे। उनकी भूमिका बस एक सलाहकार जैसी थी। मुख्य उद्देश्य तो ब्रिटिश शासन को ही मजबूत करना था। लेकिन 1909 का जो मॉर्ले मिंटो सुधार था, उसे तो एक बड़ा कदम माना जाता है। हाँ, वो एक बड़ा कदम था, लेकिन उसके परिणाम बहुत विवादास्पद रहे। एक तरफ तो भारतीयों को वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में पहली बार जगह मिली, जो अच्छी बात थी। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ इसी एक्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की नींव डाल दी। मतलब मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही करेंगे? जी, और इसी ने भारतीय समाज में सांप्रदायिक राजनीति को एक तरह से कानूनी मान्यता दे दी, जिसका असर बहुत दूर तक गया। तो ये वो पृष्ठभूमि थी। अब आते हैं उस पड़ाव पर जो भारत ने अपना संविधान लिखने का काम शुरू किया। मेरा मतलब है संविधान सभा का गठन। इसका आधार क्या था? इसका आधार था 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था और भारत की आजादी लगभग तय थी। तो उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए ये मिशन भेजा। हाँ, 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन भारत आया ताकि एक शांतिपूर्ण रास्ता निकाला जा सके। और इसी मिशन ने एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा। सीटों का गणित भी बड़ा दिलचस्प है। कुल 389 सीटें, 296 ब्रिटिश भारत के लिए और 93 देशी रियासतों के लिए। जी, और जब ब्रिटिश भारत की 296 सीटों पर चुनाव हुए तो नतीजे बिल्कुल साफ थे। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली। इससे ये तो साफ हो गया कि देश की दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियां कौन हैं। बिल्कुल। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सभा वाकई में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी? क्योंकि इसके सदस्य तो सीधे तौर पर सभी नागरिकों द्वारा नहीं चुने गए थे। ये एक बहुत जायज सवाल है। ये सच है कि सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से नहीं हुआ था। उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। लेकिन फिर भी आप इसे समावेशी मानती हैं? हाँ, क्योंकि इसके बावजूद सभा का चरित्र बहुत समावेशी था। आप देखिए, इसमें हर बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन। और सबसे खास बात, इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। 15 महिलाएं? ये उस दौर के हिसाब से तो एक बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। और उनकी भूमिका सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं थी। बेगम एजाज रसूल और हंसा मेहता जैसी सदस्यों ने धार्मिक और लैंगिक समानता पर जोरदार बहसें की। उनके बोलने से संविधान के चरित्र पर सीधा असर पड़ा। तो सभा का गठन हो गया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई।
उस दिन का माहौल कैसा रहा होगा? वो दिन ऐतिहासिक तो था, लेकिन अधूरा भी था। अधूरा क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। वो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग पर अड़े थे। तो उस दिन सिर्फ 211 सदस्य ही आए थे। अच्छा। और उस दिन फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और फिर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ? जी, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसी शुरुआती दौर में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कहा जाता है कि यही बाद में हमारी प्रस्तावना का आधार बना। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे घर बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान का वही दार्शनिक ब्लूप्रिंट था। एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये उस मंजिल की पहली तस्वीर थी जहां देश को पहुंचना था। इसने एक ध्रुव तारे की तरह काम किया। और इस ब्लूप्रिंट में क्या-क्या था? इसमें भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का सपना था। सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता का वादा था। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा का वचन था। और इसे स्वीकार कब किया गया? इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसी ने संविधान निर्माण की दिशा तय कर दी। फिर आया 1947 का साल, स्वतंत्रता और साथ में विभाजन। इसने संविधान सभा को कैसे बदला? इसने सभा को मौलिक रूप से ही बदल दिया। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना ने जब विभाजन तय कर दिया तो इसका पहला असर तो सदस्यों की संख्या पर पड़ा। संख्या कम हो गई होगी? जी, जो सदस्य पाकिस्तान के इलाकों से आते थे वो अब सभा का हिस्सा नहीं रहे, तो संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। और संख्या के अलावा क्या बदलाव आया? संख्या से भी बड़ा बदलाव सभा की हैसियत में आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा को एक संप्रभु निकाय यानी सॉवरेन बॉडी बना दिया। सॉवरेन बॉडी का मतलब? अब वो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकती थी या रद्द कर सकती थी। अब हम अपने नियम बनाने के लिए पूरी तरह से आजाद थे। और सभा की एक दोहरी भूमिका का भी जिक्र आता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प था। सभा अब एक साथ 2 काम कर रही थी। पहला, देश के लिए संविधान बनाना, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। बिल्कुल। और दूसरा, देश के लिए एक अस्थायी संसद के तौर पर काम करना, यानी आम कानून बनाना। और जब सभा इस विधायिका के रूप में मिलती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। कमाल की व्यवस्था थी। तो सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया 26 नवंबर 1949। हाँ, वो ऐतिहासिक दिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और उस दिन हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। जी, अंगीकृत किया यानी हमने इसे अपनाया, अधिनियमित किया यानी इसे देश का सर्वोच्च कानून बनाया, और सबसे खूबसूरत शब्द आत्मार्पित किया मतलब हमने इसे खुद को सौंपा। ये किसी बाहरी ताकत का दिया हुआ तोहफा नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये हम भारत के लोगों को दिया गया एक वचन था। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। और उस दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। उस मूल संविधान का ढांचा क्या था? मूल दस्तावेज में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि नागरिकता और चुनाव जैसे कुछ जरूरी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। अच्छा, तुरंत? जी, क्योंकि देश चलाने के लिए इनकी तत्काल जरूरत थी। यहाँ एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है, जब सब कुछ 26 नवंबर को तैयार था तो पूरे संविधान को लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? 26 जनवरी की तारीख में ऐसा क्या खास था? इसके पीछे एक बहुत गौरवशाली कहानी है। बात 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज तय किया, यानी पूरी आजादी। जी, और उसी अधिवेशन में ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। उस दिन रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। और फिर हर साल ये दिन मनाया जाने लगा। हाँ, हर साल 26 जनवरी का दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीक बन गया।
तो जब हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिली तो हमारे संविधान निर्माताओं ने फैसला किया कि 26 जनवरी की इस ऐतिहासिक तारीख को अमर बनाया जाए। तो उस दिन को एक स्थायी सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया? एकदम सही। उन्होंने तय किया कि भारत का गणतंत्र इसी दिन जन्म लेगा ताकि पूर्ण स्वराज का सपना और संविधान का लागू होना दोनों एक ही तारीख से हमेशा के लिए जुड़ जाएं। ये बात हमें स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बीच के गहरे अंतर पर लाती है। लोग अक्सर इसमें भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिली, लेकिन तब भारत की स्थिति एक डोमिनियन की थी। डोमिनियन का मतलब? हमारे राष्ट्र के प्रमुख अभी भी ब्रिटिश सम्राट थे। जी, जिनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल कर रहे थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 वो दिन था जब हमने उस आखिरी धागे को भी तोड़ दिया। कैसे? उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य यानी सॉवरेन रिपब्लिक बना। गणराज्य का मतलब है कि देश का प्रमुख अब कोई वंशानुगत राजा नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होगा। और तभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने। जी, वो 24 जनवरी 1950 को ही चुन लिए गए थे। तो इस दिन 26 जनवरी को हम सही मायनों में अपने भाग्य के मालिक बने। संविधान का वैचारिक ढांचा तो मजबूत था ही, लेकिन उसे जिस तरह से तैयार किया गया वो भी बहुत खास है। मैंने सुना है कि मूल प्रति हाथ से लिखी गई थी। ये सच है। संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बहुत सुंदर इटालिक लिखावट में लिखा है। और उन्होंने इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली थी? नहीं, उनकी बस एक ही शर्त थी कि संविधान के हर पन्ने पर वो अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पन्ने पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। ये काम उनके लिए एक इबादत जैसा था। और उस पर जो कलाकृतियां हैं वो तो सोने पर सुहागा है। शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने संविधान के पन्नों को भारत के हजारों साल के इतिहास को दर्शाने वाले चित्रों से सजाया है। जैसे कि मोहनजोदड़ो की मोहर से लेकर गांधी जी के दांडी मार्च तक। जी, पूरा इतिहास उन पन्नों पर जीवंत होता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान हमारी महान सभ्यता की निरंतरता का प्रतीक है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें किसी एक विचार को साथ लेके जाना हो तो वो क्या होगा? सार ये है कि भारत का संविधान महज एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ बदलता है, समाज की नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालता है। संशोधनों और अदालती व्याख्याओं के जरिए ये सांस लेता है। बिल्कुल, और यही इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। और इसकी अंतिम शक्ति, इसका असली संरक्षक कौन है? इसकी अंतिम शक्ति निहित है प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों में, हम भारत के लोग। सारी शक्ति का स्रोत जनता है। ये संविधान तभी तक जीवंत है जब तक हम इसके नागरिक, इसके मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। उन सभी संविधान निर्माताओं को नमन जिन्होंने हमें ये अधिकार दिए। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। ये सोचना जरूरी है कि एक जीवंत दस्तावेज के रूप में हमारा संविधान आज के समय की चुनौतियों जैसे डिजिटल प्राइवेसी या जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटता है, और एक नागरिक के रूप में हमारी इसे जीवंत बनाए रखने में क्या भूमिका है। ये सवाल हम सभी के लिए